जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है आपका अपने विद्यालय के YouTube चैनल दुष्यंत विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल मनोरपुर पर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और इससे पहले जो आज मैंने वीडियो बनाया है, इससे पहले 7 अध्याय पदभाग के हम पढ़ चुके हैं। आज अध्याय संख्या 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है कविता के बहाने, जिसके कवि का नाम है कवि कुंवर नारायण। इसकी 2 कविताएं हैं। एक तो कविता के बहाने जो आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है, और दूसरी जो कविता है वो बात सीधी थी पर। ये 2 कविताएं हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। देखिए, अध्याय 8 कविता के बहाने, कवि कुंवर नारायण, ठीक है। अब इसको पहले तरीके से पढ़ लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या करके देखते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। छोटी सी कविता है, 3 उदाहरण यहां पर दिए हुए हैं। पहला उदाहरण है जो कवि ने अपनी कविता का निर्माण किया है, इसमें पहला उदाहरण जो दिया है वो चिड़िया का दिया है। दूसरा जो उदाहरण दिया था वो है फूल का, और तीसरा है बच्चों के खेल के समान। तो 3 उदाहरण है। तो पहला उदाहरण यहाँ पर कवि का मैंने यहाँ पर लिखा है। तो अब इसके कठिन शब्दार्थ है वो देख लेते हैं, ठीक है। एक एक आराम से ध्यान से देखिए। उड़ान कल्पना, ठीक है। बहाने, बहाने का अर्थ है प्रतीक, प्रतीक, सॉरी ये प्रतीक नहीं है, ये प्रतीक कर लेना इसको, प्रतीक बनाकर। कविता की उड़ान, इन तीनों का अर्थ है ये, ठीक है। कविता की असीम पहुंच या प्रभाव, भला चिड़िया क्या जाने, क्या जाने का अर्थ है क्या समझ सकती है। बाहर भीतर, ये 2 ही शब्द हैं यहां पर, ठीक है। इसका अर्थ मैंने आगे दे दिया है, थोड़ी दूर तक। इस घर उस घर, इन दोनों का अर्थ है ये एक घर से दूसरे घर तक, ठीक है। फिर है कविता के पंख, अभी के का अर्थ है, के पंख का अर्थ है कवि की कल्पनाएं, ठीक है। उड़ने के माने, माने का अर्थ है यहां पर अर्थ, चिड़िया क्या जाने, चिड़िया है वो समझ नहीं पाती है। अब यहां पर देख लेते हैं। पहले लक्षणा शब्द शक्ति इस पद में है, ठीक है। वक्रोक्ति अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, और कथन शैली है। जहां पर लक्षणा सब शक्ति का होते हैं, जहां पर सीधे सीधे लक्षण प्रकट होते हैं, वहां पर लक्षणा सब शक्ति होती है। वक्रोक्ति अलंकार का होता है जहां वक्ता के आशय से भिन्न अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार, जहां प्राकृतिक उपादानों पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार तो जानते ही हैं आप, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, वर्ण याद नहीं होता उनको और वो शब्दों की आवृत्ति कर देते हैं। जैसे ही हम शब्दों की आवृत्ति की परिभाषा देंगे, अपना अनुप्रास अलंकार गलत हो जाएगा, और शब्दों की आवृत्ति जहां होती है वो होता है यमक अलंकार। शब्द की आवृत्ति होती है, लेकिन प्रत्येक बार यमक अलंकार में क्या होता है, उसके अर्थ है वो अलग अलग होते हैं। तो ये ध्यान रखें। और दूसरे यहां पर शैली कौन सी है, कथन शैली है। अपने विचारों की अभिव्यक्ति यहां पर कवि कर रहा है, इसलिए यहां पर कथन शैली है। इस प्रकार से अपने यहां पर देख लिया। अब इसकी जो व्याख्या है वो व्याख्या क्या कहती है, ये एक बार हम देखते हैं। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि यह है क्या। यहां पर जो कवि है वो अपनी कविता की जो कल्पनाएं हैं, उन कल्पनाओं को चिड़िया के पंखों के समान बताया है। अब कैसे बताया है वो भी देखिए। चिड़िया क्या करती है, पंख लगाकर आसमान में विचरण करती है। तो कवि क्या विचरण करेगा, नहीं। तो कवि कौन से पंख लगाएगा, कल्पना रूपी पंख लगाकर कवि है वह इस पूरे संसार में विचरण करता है। लेकिन
जो चिड़िया होती है वो चिड़िया क्या होती है, चिड़िया की जो उड़ान होती है वो उड़ान एक निश्चित स्थान तक होती है, वह है घरों के अंदर, घरों के बाहर, बस यही उसकी एक निश्चित दूरी होती है, उससे आगे वो नहीं उड़ पाती है। लेकिन जो कवि की जो कल्पनाएं हैं वो कल्पना रूपी प्रतीक के पंख लगाकर पूरे संसार में विचरण करती हैं, ठीक है। और जो कविता रूपी पंख है उन पंखों के बारे में, कवि की कल्पनाओं के बारे में, कवि की भावनाओं के बारे में वह जो चिड़िया है वह चिड़िया बिल्कुल नहीं जानती कि इस कविता में क्या अर्थ निकल के आएंगे, क्या भाव निकल के आएंगे, वह चिड़िया है नहीं जान पाती है। ये मैंने इसकी बेसिक आपको बताई। अब इसकी व्याख्या करके देखते हैं क्या है इसकी व्याख्या। प्रस्तुत एक बार मैं यहां पर संदर्भ बता देता हूं और प्रसंग बता देता हूं। प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने कविता से लिया गया है। ये इसका क्या हो जाएगा संदर्भ। प्रसंग क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद में कवि अपने मन की भावनाएं, मन की जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को चिड़िया के पंखों के प्रतीक के रूप में बनाकर अपनी कल्पनाओं की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। यह इसका क्या हो जाएगा, प्रसंग हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। प्रस्तुत पद में कवि कुंवर नारायण वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो कविता है मेरी, यह कविता कल्पना रूपी, क्या कल्पना रूपी पंख लगाकर, कल्पना के प्रतीक बनाकर यह इस संसार में विचरण करती है, जैसे चिड़िया उड़ान भरती है, जैसे चिड़िया उड़ान भरती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, जिस प्रकार से चिड़िया आसमान में उड़ती है उसे उड़ने में कितना आनंद आ रहा है, कितना सुकून मिल रहा है, वह स्वयं जानती है। लेकिन कवि की जो कल्पनाएं हैं, कविता का जो प्रभाव है, जो असीम प्रभाव है, वह असीम प्रभाव वह चिड़िया बिल्कुल नहीं समझ सकती है। अब नहीं समझ सकती इस कार्य को कवि की जो कविता है उसको पढ़ने से ही हम क्या ग्रहण करेंगे, अर्थ ग्रहण करेंगे, ठीक है। बाहर भीतर चिड़िया होती है, उसका स्थान निश्चित होता है, वह घरों के बाहर भीतर का मतलब चिड़िया है वह थोड़ी दूर तक ही क्या करती है, उड़ान भरती है। इस घर उस घर, एक घर से लेकर दूसरे घर तक वह घरों के अंदर और बाहर की एक निश्चित दूरी तक उड़ती है। लेकिन जो कविता है यह कविता निश्चित दूरी तक उड़ान नहीं भरती है, यह निश्चित दूरी तक उड़ान नहीं भरती है। तो कविता के पंख लगा उड़ने के माने। इस प्रकार से कवि की जो कल्पनाएं हैं यह कल्पनाएं पंख लगाकर, क्या पंख लगाकर यह इस संपूर्ण संसार में उड़ती है और उसके अलग अलग अर्थ ग्रहण किए जाते हैं, चिड़िया क्या जाने। इस प्रकार से कवि की जो कल्पनाएं हैं यह कल्पनाएं पूरे संसार में विचरण कर रही हैं। उस अर्थ को, उस भाव को वह चिड़िया बिल्कुल नहीं समझ पाती है। इस प्रकार से हमने यह पहले पद की व्याख्या देखी है, जिसमें उदाहरण किसका दिया था, चिड़िया। ठीक है, अब दूसरा पद है उसकी व्याख्या देखते हैं। आगे देखिए दूसरा पद। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। ये पद को पढ़ा है। अब इसके कटे शब्दार्थ देख लेते हैं। कविता एक खिलना, खिलना के यहाँ पर दो अर्थ लिए गए हैं, ध्यान सुनना। फूल का खिलना, फूल खिलता है, ठीक है। दूसरा कविता भी तो खिलेगी ना, कविता का आनंद में
प्रभाव। ठीक है, फूलों के बहाने, भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर, सीमित स्थान। ठीक है, सीमित स्थान किसके रूप में आएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, फूल के लिए। सीमित स्थान किसका होता है, फूल। फूल होता है वो निश्चित स्थान तक ही अपनी सुगंध बिखेरता है, उससे आगे नहीं बिखेरता। ठीक है, इसलिए सीमित स्थान किसके लिए हो जाएगा, फूल के लिए, क्योंकि उदाहरण सारे किसके आ रहे हैं, फूल के आ रहे हैं। ठीक है, पूरा। सर्वत्र, सर्वत्र का अर्थ होता है चारों ओर, कविता के पक्ष में। कविता है वो पूरे संसार में सुगंध बिखेरती है। सुगंध किससे, भावों से। ठीक है, इस घर उस घर, अपने देश में और विदेशों में, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, बिना मुरझाए, मुरझाए का अर्थ है सदा एक जैसा आनंद देते रहना। ठीक है, महकने, दो अर्थ है यहां पर, फूल के पक्ष में हो जाएगा सुगंध बिखेरना, खुशबू बिखेरना। ठीक है, और कविता के पक्ष में क्या हो जाएगा, आनंदित करना या प्रभावित करना। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है, यमक है, डेफिनेशन बताई हुई है, व्यक्तिरेख की डेफिनेशन है, जहां उपमान को उपमेय से श्रेष्ठ बताया जाए, वहां पर क्या होता है, व्यक्तिरेख अलंकार होता है। मैं बात कर रहा हूं उपमान की, न कि उपमेय की। ठीक है, तो जहां उपमान को उपमेय से श्रेष्ठ बताया जाता है वहां पर व्यक्तिरेख अलंकार होता है। अब इसको देखते हैं, पहले मैं इसकी व्याख्या वैसे बता देता हूं। यहां पर जो कवि है वह फूल के माध्यम से अपने इस कविता का वर्णन कर रहा है। जिस प्रकार से एक फूल होता है, वह फूल क्या करता है, बाग में खिलता है, लेकिन जो उस फूल की जो सुगंध है वह सुगंध एक निश्चित स्थान तक ही रहती है। क्या तक रहती है, एक निश्चित स्थान तक रहती है। अगर उस फूल को हम तोड़कर अपने घर ले आए तो वह जो फूल है सिर्फ कुछ समय के लिए वह अपने घर को आनंदित कर सकता है, खुशबू बिखेर सकता है, सुगंध बिखेर सकता है। कब तक, जब तक वह मुरझाता नहीं है। जैसे ही वह फूल मुरझा जाएगा उस फूल से सुगंध आना भी बंद हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कवि की जो कविता है, यह कविता जब फूल के समान खिलती है, जैसे फूल खिलता है वैसे कवि की जो कविता है वो भी खिलती है। खिलती कैसी है, कवि अपने भावों से, विचारों से उसे कागज पर लिखता है और लिखने के बाद में उसे एक कविता का रूप देता है, तो वो खिलती है। ठीक है, फिर वह कविता एक सीमित स्थान तक वह नहीं पढ़ी जाती, वह अपने देश में और विदेशों में उस कविता को पढ़ा जाता है, उसके भाव है, उस भाव को ग्रहण किया जाता है, और जो कविता कवि ने रच दी उस कविता को युगों युगों तक उसे याद किया जाता है, उसके भाव को ग्रहण किया जाता है। वह कविता है बिना मुरझाए अपने जो भाव है उन भावों से इस संसार के लोगों को आनंदित करती रहती है। तो ये उदाहरण था इसका। अब देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। प्रस्तुत पद में कवि कुंवर नारायण वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से एक फूल खिलता है, एक फूल विकसित होता है, उसी प्रकार से मेरी जो कविता का आनंदमय प्रभाव है वह आनंदमय प्रभाव भी फूल के समान ही होता है। फूल के समान कैसे होता है, फूल में क्या निकलती है, सुगंध, वैसे ही कविता में प्रभाव क्या बनेगा उससे, भाव का। ठीक है, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। इस प्रकार से मेरी कविता में जो आनंद मिल रहा है उस आनंद को वह फूल है, वह फूल नहीं समझ पाता है कि कविता के भाव क्या निकल के आ रहे हैं, उसमें आनंद कैसा मिल रहा है, वह फूल नहीं जानता है। फूल सिर्फ अपनी सुगंध बिखेरना जानता है, पल्लवित होना जानता है। बाहर भीतर जो फूल होता है वह घरों के अंदर और घर के बाहर दोनों रूपों में ही वह अपनी सुगंध से आनंदित कर सकता है। इसके आगे वह अपनी सुगंध से आनंदित नहीं कर सकता।
इसलिए फूल का जो स्थान होता है वह सीमित होता है, लेकिन मेरी कविता का जो आनंद है, प्रभाव है, सुगंध है, वह चारों ओर होता है। मेरा कविता का जो प्रभाव है, मेरी कविता का प्रभाव वह चारों ओर रहता है, होता है। इस घर उस घर, मेरी जो कविता है वह कविता अपने देश में पढ़ी जाती है और विदेशों में भी पढ़ी जाती है, लेकिन जो फूल होता है वह फूल इस घर को और उस घर को ही, एक दूसरे घर को ही अपनी सुगंध से आनंदित कर सकता है। लेकिन मेरी जो कविता है वह कविता अपने देश में और विदेशों में भी पढ़ी जा सकती है और उसके भाव ग्रहण किए जा सकते हैं। बिना मुरझाए महकने के माने, फूल है वह जब तक मुरझाता नहीं है तब तक वह अपनी सुगंध बिखेरता रहता है। जब तक मुरझाता नहीं है तब तक वह क्या करता रहता है, अपनी सुगंध बिखेरता रहता है। जैसे ही वह फूल मुरझा जाएगा उसमें से सुगंध आना भी बंद हो जाएगी। और इसी प्रकार मेरी कविता है, एक बार कवि द्वारा, मेरे द्वारा जो कविता रच दी जाती है वह सदा एक जैसा हमेशा आनंद देती रहती है। इस प्रकार से मेरी जो कविता का आनंद है, प्रभाव है, भाव है, विचार है, उन विचारों को वह फूल नहीं जान पाता है कि मेरे इस कविता से क्या भाव निकल कर आ रहे हैं। इस प्रकार से हमने दूसरे पद की व्याख्या देखी है। पहला जो पद था उस पद में किसका उदाहरण था, चिड़िया का, और इसमें किसका उदाहरण है, फूल का। अब जो बचा हुआ तीसरा पद है वो भी यहां पर देख लेते हैं। देखिए तीसरा पद देखते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अब यहां पर यह घर वह घर सभी घरों में, ठीक है, एक कर देने, कर और दे देख लेना है इसमें, एक कर देने के माने, भेदभाव मिटा देना, बच्चा ही जाने, बच्चा ही समझ पाता है। अब यहां पर देखिए जो उदाहरण यहां पर कवि ने दिया है, यह उदाहरण बच्चों के खेल के समान बताया है। जिस प्रकार से बच्चों को खिलौने में क्या आता है, आनंद आता है, वैसे ही कवि है वह कवि शब्दों के माध्यम से खेलता है, अपनी कल्पनाएं हैं उन कल्पनाओं को साकार करता है और उसे एक कागज के ऊपर लिखता है। जिस प्रकार से बच्चे हैं अपने पराये का भेदभाव मिटाकर सभी घरों में समान रूप से विचरण करते हैं और लोगों के बीच में जो मनमुटाव होते हैं उन मनमुटाव को वह क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं। आपस में दो परिवारों के बीच में संघर्ष हो जाए तो बच्चे एक घर से दूसरे घर में चले जाते हैं, बच्चे अबोध होते हैं, उनको पता नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या हो जाते हैं, उन दोनों परिवारों की नजदीकियां वापस बढ़ जाती हैं। ऐसे ही जो कवि की जो कविता है, यह कविता भी पूरे विश्व में एकता और भाईचारा का संदेश देती है। तो ये इसकी मैंने मौखिक आपको बताई है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। जिस प्रकार से बच्चे खिलौनों के माध्यम से खेलते हैं और खिलौनों में आनंद, खुशी महसूस करते हैं, उसी प्रकार से मैं भी कविता है उस कविता को एक खेल, शब्दों के खेल के माध्यम से अपने मन की भावनाएं प्रकट करता हूं। बाहर भीतर, जिस प्रकार से बच्चे हैं घरों के अंदर और घरों के बाहर दोनों रूपों में समान रूप से खेलते हैं, उसी प्रकार से मेरी कविता है घर के अंदर और घर के बाहर पढ़ी जा सकती है। यह घर वह घर, जिस प्रकार से बच्चे हैं सभी घरों में समान रूप से क्या करते हैं, विचरण करते हैं, उसी प्रकार से मेरी कविता है, यह मेरी कविता भी सभी घरों में समान रूप से पढ़ी जाती है, समान रूप से इसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। सब घर एक कर देने के माने, जिस प्रकार से एक बच्चा सभी परिवार के लोगों के आपस में भेदभाव मिटा देता है, उनकी दूरियां दूर कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे क्या गा रहा है, खेलने में आनंद आ रहा है। उसी प्रकार से मेरी जो कविता है, यह कविता भी लोगों की जो दूरियां हैं उन दूरियों को दूर कर देती है, आपस में सहयोग और भाईचारा का संदेश देती है। बच्चा ही जाने, उस आनंद को
जो उसे खेल में आ रहा है उस आनंद को वह बच्चा ही समझ पाता है कि उसे कितना सुकून मिल रहा है। उसी प्रकार से मेरी कविता में मुझे कितना आनंद आ रहा है वह आनंद मैं स्वयं ही समझ पाता हूं। इन बाहों को फिर लोग हैं वह लोग अपने मन के अनुसार अलग अलग ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से हमने इसकी व्याख्या देखी है। इस व्याख्या को अलग अलग 3 उदाहरणों के माध्यम से कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। पहला जो उदाहरण था वह चिड़िया का था, दूसरा जो उदाहरण था वो फूल का था, और तीसरा जो उदाहरण है वह बच्चे के खेल का था। इस प्रकार से हमने इसकी व्याख्या देखी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और शेयर करना न भूलें। जय श्री श्याम मित्रों।